तीसरा बाब उर्दू ज़ुबान का इर्तिका। शुमाली हिंद में उर्दू 1200 ता 1700 ईस्वी। लिसानी पस मंज़र। उर्दू ज़ुबान की तारीख वसी तर मानों में हिंद आरियाई ज़ुबान की तारीख है, जिसे कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई के तनाजुर में देखा जा सकता है। इसका ज़माना 1500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक फैला हुआ है, जब हिंदुस्तान की जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानें लिसानी इर्तिका के अमल में ज़हूर पजीर होती हैं, जैसा कि पिछले बाब में मज़कूर हो चुका है। उर्दू का सिलसिला खड़ी बोली के तवसत से शोरसिनी अपभ्रंश से मिलता है, जो 1000 ईस्वी के करीब मध्य देश, अम्बाला ता आलाबाद और देहरादून ता उज्जैन का इलाका की सबसे मुस्तनद ज़ुबान थी। इसलिए हिंद आरियाई के मुहक्किकीन ने उर्दू के खड़ी बोली पर रूप की निशानदही का सिलसिला अपभ्रंश की अदबियात से किया है। बकौल चंद्र शर्मा गुलेरी, पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती जुलती है और बाद की कदीम हिंदुस्तानी से जिस तरह इस ज़माने में लफ्ज़ गाथा से मुराद प्राकृत होती थी, उसी तरह दोहा से मुराद अपभ्रंश मिली हुई राइज उल वक्त ज़ुबान का मफहूम लिया जाता था, जिसकी अदबियात के नमूने 800 ईस्वी से मिलना शुरू हो जाते हैं। इस अहद की ज़ुबान का मुताला हस्ब झेल है, तसनीफ पर मबनी है। नंबर 1 विजयपाल रासवा, नंबर 2 हमीर रासवा, नंबर 3 कीर्ति लता और नंबर 4 कीर्ति पिताका। कदीम हिंदुस्तानी के मुताले के लिए झेल की कुतुब मुस्तनद ख्याल की जाती हैं। नंबर 1 खोमान रासवा, नंबर 2 बेसल देव रासवा रासू, नंबर 3 पृथ्वीराज रासू और नंबर 4 जयचंद्र प्रकाश, नंबर 5 परमाल रासू अल्लाह की असल शक्ल और नंबर 6 विद्यापति पदावाली। मज़कूरा बाला कुतुब के अलावा अदब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बुद्ध, सिद्धों और गोरखपंथी जोगियों से मंसूब है, जो मुल्क के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में अपनी मजहबी गोरख धंधे का प्रचार अवामी ज़बान में किया करते थे। लिसानी एतबार से यह ज़्यादा मुस्तनद नहीं, ताहम उनकी सुदहकड़ी भाषा का मुताला इस अहद की बहुत सी लिसानी गुत्थियों का हल पेश करता है। बुद्ध, सिद्धों और नाथ पंथियों के दोहों में कदीम उर्दू के माजी की शक्लें मिल जाती हैं। मसलन कहिया, पूछिया, मारिया, भोजिया हरूफ में जो सू जाब जब तक ताब तब तक मुस्तमिल थे। इस अहद की सबसे अहम तसनीफ है हेमचंद्र की कवायद हेमचंद्र शब्द नवाशासन है, जिसमें एक दोहा नकल मिलता है। एक राजपूत औरत अपने शौहर के मारे जाने का जिक्र इस फखरिया अंदाज में अपनी सहेलियों से करती है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंत, लहजे लीजे जम तो वासिया हो जये भगा कहरावंत। भला हुआ बहन जो मेरा कंत प्यारा शौहर मारा गया, जो भागा हुआ घर आता तो हम उम्र सहेलियों में मुझे ला जाती। इस दोहे का पूरा कैंडा कदीम खड़ी का है, जिसकी कवायद की कई शक्लें इसमें देखी जा सकती हैं। इसी अहद की दूसरी अहम तसनीफ ज़हनी आलम मेरो तंग की प्रबंध चिंतामणि है, जिसमें राजा मंच का ये दोहा दर्ज है। बहाँ बिछोड़वी जाही तू हूँ ते दे का दोस्त, हिया ठिये जिये नेस दही जानोए मंज सरोस। ब्रिज भाषा का इसी मफहूम का दोहा जुबान ज़दे खलाइक है। बहाँ छिड़ाए जात हो जान कर बिनल मोए, हर दए में से जाओगे तो मर्द बदू की गीत तोए। हमीर रासू का मुसन्निफ सारंग धर 1314 ईस्वी के करीब ये रज़मी अल्फाज लिखता है। ढोला मारिया ढिल्ली मन मुछियो मेच शरीर, दिल्ली में ढोल बजाया और मिलिशियों मुसलमानों के शरीर जिस्म बेहोश हो गए। अपभ्रंश की सबसे बड़ी खुसूसियत जो बाद को जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों ने भी अपनाई, ये थी कि इसमें संस्कृत के तत्सम खालिस अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल होते थे। मुसलमानों की आमद ने संस्कृत के फसूं को और कम कर दिया। अपभ्रंश की तसनीफ के बाद हिंदी अदब का वो दौर आता है जिसे वीरगाथा काल रज़मिया अहद कहा जाता है। इस अहद की तवील रज़मिया नज़मों को रासू कहा जाता था। हिंदी अदबियात के इस दौर में यानी 700 ता 115 ईस्वी हमें 18 शायरों के नाम मिलते हैं, जिनमें अकरम, फैज़, नरपति, नाला, चंद्र बरदाई, मधुकर, श्रीधर और शायरा मक्ता बाई ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इस अहद की ज़ुबान के मुताला के लिए सबसे मुस्तनद मवाद नरपति, नाला का बेसल दीवार रासू और चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासू है।
नरपति नाला का ममदू, अजमेर का चौहान राजा वगैरह राज चहरम 1001 ईस्वी और बीसल देव है। इस रासू की ज़ुबान कदीम राजस्थानी है लेकिन इसमें अरबी फ़ारसी के आम बोलचाल के अल्फाज जैसे महल, इनाम, यंखा, यंजा, नेज़ा, तांजू, ताजियाना वगैरह दराए हैं। लेकिन हिंदी के सबसे पहले और बड़े शायर होने का फ़ख्र चंद बरदाई 1159 से 1192 ईस्वी को हासिल है, जिसकी मशहूर मारूफ तसनीफ पृथ्वीराज रासू है। वो दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज का दोस्त, वजीर और दरबारी शायर था। पृथ्वीराज रासू 2500 सफ़े की ज़ख़ीम किताब है, जिसके अक्सर हिस्से के मुस्तनद होने के बारे में महक़क़ीन में इख्तलाफ राय है। महमूद चलानी शयामिल दास जी की राय की तायीद करते हुए इसे एक जाली और बाद के तसनीफ करार देते हैं। पृथ्वीराज और उसकी बहन प्रथा बाई से मंसूब दान पत्र की जुबान हैरतनाक तरीके पर खड़ी बोली से करीब है। यही वजह है कि उन पर संबत दर्ज होने के बावजूद पंडित ओझा और महमूद शिरानी दोनों इन्हें भी जाली करार देते हैं। इनमें खड़ी बोली के माजी की अलामत अलिफ ज़बर आ और मुस्तकबिल की गाफ मिलती है। होवेगा, देवेगा, करेगा, आवेंगे जैसे जदीद अफ़ाल मौजूद हैं। हिंदुस्तान के लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान लिखा मिलता है। ज़माइर में तुम के बजाय तम है, जो आज भी खड़ी के इलाके में आम है। अरबी फ़ारसी के अल्फाज शामिल हैं जैसे दवा, खजाना, खुजाना यानी ख़जाना, पर्चा, आराम, खर्चा, माफ़, मुआफ़, खातर, खातिर, हरामखोरी, दाइज, दहेज, मालिकी, जनाना, बरोजा, बरोबर, बराबर, जमा खातिर, तख्त, हक, साबित, औलाद, खालिस, रोका, हाजिर, हुजूर, कागज, हुक्म, ताख़ीद, आराम। उर्दू का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में अरब मुसलमान 1712 ईस्वी में अरबी ज़ुबान बोलते हुए सिंध में दाखिल होते हैं और जदीद सिंधी को जन्म देते हैं, जिसका रस्म ख़त ही अरबी नहीं बल्कि जिसमें अरबी के हज़ारों अल्फाज मदगम हो चुके हैं। ताहम सईद सुलेमान नदवी का यह ख्याल कि उर्दू का हेवला सिंध में तैयार हुआ था, लिसानियात की रूह से सही नहीं। हिंदुस्तान की ज़बानों में अरबी फ़ारसी अल्फाज का दाखिला ही उर्दू की तख्लीक की ज़मानत नहीं करता, बल्कि जब ये लिसानी असरात ज़बानी दहली व पीरमंश में नफूज करते हैं तब उर्दू का पहला हेवला तैयार होता है। ये होता है मुसलमानों की फतह दहली 1193 ईस्वी के बाद। इससे कबल मुसलमान पंजाब और लाहौर में हुक्मरान की हैसियत से 200 बरस तक मुतमक्किन रह चुके थे। महमूद गजनवी की 1000 ईस्वी में फतुहात पंजाब के बाद उसका इल्हाक सल्तनत गजना से कर लिया जाता है और लाहौर को एक मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाती है। लाहौर की इसी पंजाबी, तुर्की, फारसी अदबी फ़िज़ा में मसूद सैयद सुलेमान का ज़हूर होता है, जिनके तुर्की और फ़ारसी के क़ादिरुल कलाम शायर होने के अलावा हिंदी के साहिब दीवान होने की शहादत हज़रत अमीर खुसरो ने ग़ुर्रतुल कमाल के दबीचे में इन अल्फाज में दी है। पेश अज़ीं आज शाहान सुखन के रासा दीवान नबूद मगर मना कि खुसरो मालिक कलामे ख्वाजा मसूद सलम सद सुलेमान रा अगर हस्त अमा सा दीवान दर इबारत अरबी व फारसी व दहिंदवी अस्त दर पायर सरिये मजर्द किसी सुखन रासा किस्म न करदा जज़मन के दरी कार खसाम आदलम। इसके बाद ऑफिस साहिब लबाब ने भी तस्दीक की है और आसा दीवान सत यके बा ताज़ी यके बा पारसी व यके बा हिंदवी। चुनांचे ये तस्लीम करना पड़ता है कि मसूद सलमान किसी हिंदवी ज़ुबान में भी शायरी करते थे और शायद उनका दीवान अमीर खुसरो के ज़माने तक दस्तयाब था, लेकिन नमूने की अदम मौजूदगी में ये यकीन करना मुश्किल है कि ये हिंदवी कौन सी ज़ुबान थी।
ہمارے خیال میں یہ یقیناً امیر خسرو اور ابو الفضل کی تقسیم اللسان ہند کے مطابق لاہوری پنجابی ہوگی، جو دونوں کی فہرست کی زبان دہلی سے یقیناً مختلف ہوگی، اس لیے کہ ہندوی کا اطلاق فارسی کے علی الرغم شمالی ہند کی اکثر ہندوستانی زبانوں کے لیے مسلسل استعمال ہوتا رہا ہے۔ پنجاب پر غوریوں کے حملے 1158 سے شروع ہو جاتا ہے۔ 1193 عیسوی میں بالآخر ایک شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی راج کو شکست پھاش دے کر دہلی اور اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے، جہاں اس کا سپہ سالار قطب الدین ایبک اس کے انتقال کے بعد 1206 عیسوی میں سلطنت غلامہ کی داغ میں ڈالتا ہے، جسے انگلش میں سلیوی ڈائنسٹی کہا جاتا ہے۔ اردو کی ابتدا اور ارتقاء کی اصل تاریخ اس کے بعد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ دہلی و پیرامنش کی زبان کے پہلے شاعر امیر خسرو ہیں، جنہوں نے اپنی مثنوی نو سپہر میں ہندوستان کی 12 زبانوں کے نام گنائے ہیں۔ ان میں ایک لاہوری اور دوسری زبان دہلی و پیرامنش ہے۔ امیر خسرو کا ہندوی کا شاعر ہونا مسلم ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، جذوے چند نظم ہندوی نیز نظر دوستاں کردہ شداست، اے خواہ ہم بذکر بس کردم و نظر برا، داشتم کہ لفظ ہندوی در پارسی لطیف آوردن، چندہ لطیف نادارن مگر بضرورت آنجا کہ ضرورت بود است آورد شدہ۔ لیکن وہ اپنے ہندوی کلام کو خود بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، صرف تفنن طبع کے لیے اس میں کہتے تھے اور دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے منسوب ریختوں، پہلیوں اور مکرنیوں کی کوئی مختلطی بنیاد نہیں ہے۔ ان کی زبان بھی 14ویں صدی کی اردو کے مقابلے میں، جن کی جھلکیاں بعض اوقات فقروں اور الفاظ کی شکل میں صوفیاء کرام کے ملحوظات میں مل جاتی ہیں، خاصی جدید ہے۔ ان میں سے کچھ ٹھیٹھ کھڑی بولی میں ہیں، کچھ خالص برج بھاشا میں اور کچھ دونوں بولیوں کی آمیزش لیے ہوئے زبان میں۔ ان میں سے بعض پہلیاں نہ صرف لسانی بلکہ تاریخی نقطہ نظر سے بھی غلط ثابت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ہوکے والی پہلیاں ہی کو لے لیجئے، گاگر تیری جل بھری سر پر لاگی آگ، باجن لاگی بانسری نقصن لاگی آگ۔ شمالی ہند میں تمباکو کا رواج عہد اکبری میں ہوا۔ ہندوستان میں اس کا سب سے پہلے رواج دکن کے عادل شاہی دربار میں ہوا۔ وہاں سے مغل سفیر حقہ اور تمباکو کا تحفہ لے کر آگرہ آیا تھا، جہاں اس کا شوق شاہی دربار اور امراء کے طبقے میں آنن فانن پھیل گیا۔ خان آرزو نے نوارد الفاظ 1751 میں لکھا ہے، تمباکو بقول صاحب ما عصر رحیمی در ہندوستان از عہد اکبری شاہ رواج یافت، اول از فرنگ بدکن آمد بود، بعد ازاں بہندوستان رواج گرفت۔ یہی صورت ان سے منسوب خالق باری کی ہے، جسے مدلل طریقے پر لسانی اور تاریخی اعتبار سے محمود شیرانی نے رد کر کے اس کا انتساب عہد جہانگیری کے ایک منصب ضیاء الدین خسرو سے کیا ہے۔ حالانکہ خان آرزو کی نوادر الفاظ میں 1751 عیسوی اس کا حوالہ ایک سے زائد بار رسالہ منظومہ امیر خسرو کے نام سے ملتا ہے۔ خسرو کی ہندی شاعری کی مخطوطاتی بنیاد رکھنے والی پہلی سند ہمیں وجہی کی سبرس میں ملتی ہے۔ وجہی نے ان سے منسوب یہ دوہرا نقل کیا ہے، پنکھا ہو کر میں ڈولی ساتی تیرا چاؤ، منجا چلتے جنم گیا تیرے لکھن باؤ، اے دوست تیری محبت میں پنکھا بن کر ڈولتی رہی ہوں، مجھے اس طرح چلتے اور تیرے لیے لیکن ہوا کرتے ایک جنم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کے تذکرے نکات الشعراء 1752 عیسوی میں امیر خسرو سے منسوب یہ ریختہ ملتا ہے، زرغرے پسرے جو ماہ پارا، کچھ گھڑیے سوارے پکارا، نگدے دلے من گرفت و بشکشت، پھر کچھ نہ گھڑا نہ کچھ سوارا۔ امیر خسرو ہی سے متعلق زمانے میں ہمیں بعض صوفیاء فارسی ملفوظات میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہندی کے الفاظ اور فقرے مل جاتے ہیں۔ اس لسانی مواد پر خلیہ قائم کرنے سے قبل اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، جیسا کہ عبدالحق نے بھی اشارہ کیا ہے، کہ ہمارے صوفیوں کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں سے رہا ہے اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے تھے، اس لیے ہر صوفی کا قول اردو زبان کے تجزیے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ مثلا بابا فرید شکر گنج
का ताल्लुक पंजाबी के इलाके से था, लेकिन उनके बाज़ फ़क़रों में पंजाबी के दाग के बजाय उर्दू का मिलता है, यानी कि का मिलता है। यही सूरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मलफूज़ात की है। फरमूदा अस्त के गरीज़ भलू होए बरूमत होए, सबको प्यारो होए। ये जुमला और बुनियाद के राजस्थानी की छाप लिए हुए है, इसलिए कि नागौर का ताल्लुक अजमेर के इलाके से है। उर्दू ने अपने इर्तिका में और बुनियाद के अस्माए सिफात या फ़ाल को कभी नहीं अपनाया, इसलिए इसे हम उर्दू का फ़ुकरा नहीं कह सकते। मजालिस में शामिल उर्दू नुमा फ़ुकरों के बोलने वाले सोफिया की जाए पैदाइश और रहाइश का तयन किए बगैर उनसे भी लिसानी खरवाज गैर इल्मी होगा। मसलन सफ़ा नंबर 216 पर अली मौला बदायूं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में जोसन बलूग में कदम रख चुके हैं। ये पेशन गोई फरमाते हैं, अली मौला चूदीद आगाज़ कर दबा ज़ुबान हिंदवी, अरे मौलाना ये बड़ा होसी, यानी मर्द बुज़र्ग ख्वाहिद शुद। मौलाना अलाउद्दीन गुफ्त अली अज़कजाई गोई गुफ्त दर्द दरो दो चीज़ें मी बेनम यकांसत के बुज़बान हिंदवी गुफ्तंद, जो मंडा सा बंदी सो पाए पिसरी, यानी आंका दो दस्तार बरसरबंदो ओ दरियाए कोसे उफ़त। पहले फुकरे में बुढ़ा खड़ी बोली के तलफ़ुज़ के मुताबिक है, लेकिन सी का सीग़े मुस्तक़बिल हर चंद दक्कनी उर्दू में मुसलसल पाया जाता है और गुजराती, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती तक में राइज है, मगर दहली की बोलियों से गायब है। खैरुल मजालिस के एक और उर्दू फुकरे, तो मेरा गुस्साएं तो मेरा करतार मुझे इस्ताप से छुड़ा, खड़ी बोली के कवायद के मुताबिक है छुड़ा बजाए छुड़ा और मुझ बजाए मुझे, कदीम उर्दू के ऐन मुताबिक है। ज़ुबान दहली खड़ी की शक्ल में न सिर्फ मुसलमान लश्करियों और सूफियों के ज़रिए चारखोंट हिंदुस्तान में फैल रही थी, बल्कि 14वीं सदी ईस्वी तक नरगन भगतों के ज़रिए राबते की ज़ुबान की हैसियत से दक्कन तक पूरब इसकी तग तेज़ में आ चुके थे। महाराष्ट्र के दूर दराज गोशे में बैठकर मराठी के भगत शायर नामदेव ने इससे काम लिया है। वो अपने पैगाम को अमूमियत देने के लिए मराठी को तर्क करके कभी कभी उसे भी अपने लिए ज़रिया इब्लाग बनाते हैं। माई न होती, बाप न होते, करम न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाते आया, चंद न होता, सुर न होता, पानी पोन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाते आया। किस कदर साफ खड़ी बोली है। पूरब में यही ज़माना कबीरदास का है। हरचंद कबीर ने कहा है, मेरी बोली पूर्बी ता है ना चिनी कोई, मेरी बोली सोमखे जो पूरब का होए। लेकिन कबीर के कलाम बिलखुसूस साकी के दोहों में एक मिली जुली जुबान मिलती है, जिसमें खड़ी बोली के रूप भी झलकते हैं। मसला फ़ाल की शक्लें जानिया, मानिया, पाइया, बुझाइया जो दक्कनी उर्दू से भी मखसूस है और हरियाणवी और खड़ी बोली के बाज़ अजला में आज तक राइज है। अलबत्ता जुबान दहली के 18वीं सदी के नमूनों में नहीं मिलती। नंबर 1, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कह भला होएगा नहीं तो भला न होए। नंबर 2, आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, घरों के सबद रम रम रहूँगा। नंबर 3, खबीर मन निर्मल भैया जैसा गंगा नीर। नंबर 4, कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछता होगे परान जाएंगे छूट। नंबर 5, कबीर मेरा मुझ में ना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपे क्या लागे मेरा। नंबर 6, कबीर कोरे खोरी जोर के जोड़े लाख करोड़। कबीर 7, कबीर हर का सुमरन छाड़ के पालियो बहुत कटनम। इन अशार में खड़ी के कई रूप मिलते हैं जो 15वीं सदी ईस्वी में शुमाल ता दक्कन आम हो चुके थे। गाब से मरखब, सीगाए मुस्तक़बल, मरूंगा, जाहेंगे, होगे, हो है गा वगैरह। हाय जाहिद के साथ अफ़ाल पछतावेगा, जाएंगे, जो दक्कनी उर्दू से लेकर 18वीं सदी तक की ज़ुबान दहली में पाए जाते हैं। हुआ के लिए भैया का माजी जो कदीम उर्दू में जा बजा मिलता है। छोड़ के बजाय छाड़,
रे पर डाल को तरजीह जो कदीम उर्दू की आम खसूसियत है, हालांकि पूर्वी बोली से ये बाइद है। उर्दू ज़ुबान की तश्कील का दूसरा पहलू यानी अरबी फ़ारसी अल्फाज की आमेज़श का रुझान भी कबीर के यहाँ मौजूद है। महमूद शानी के बकौल कबीर के कलाम के 10% अल्फाज इस नौइयत के हैं। अंजा जा यानी अंदाज़ा आ जाए, अजाब, इखलास, इफ्तरा, इख्तियार, इख्तियार, उजू, वुजू, खतीब, किताब, कुरान, करम, करीम, काजी, काजी, खलफ, खुफ्ल, खलक, खलक, खस्म, खस्म, तरखीक, तरखीक, तरीक़त, दुगाई, दुगाई दागने से, दफ्तर यानी दफ्तर, दामामा, दरगाह, दरहाल, दरोग, दरोग, जरूद, जरूद, जर, जरुद, रू, दस्तगीरी, दुनी, दुनिया, दोजक, दोजक, नौबत, नार, नीबग, कमबख्त, नसाना, निशाना, परवरदिगार, परेशानी, परेशानी, प्लीत, प्लीत, प्लीता, फुलिया, पाकम, पाक, फासिरी, पासदारी, पुरजा, 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 बेगंबर, पैगंबर, फरमान, फरमान, फिक्र, फिक्र, फरमाई, फरमाई, बंदगी, बंदा, बिकसी, बख्शिश, बरकस, बरकत, बेदार, बस्ती, बहशत, मजलिस, मर्दन, जमा, मर्द, मस्कीन, मसीयत यानी मसीत, मस्जिद, मियाने, मियान, दरमियान, मीर, हमत, मरमत, मुल्ला, मुल्ला, रबाब, रहमाना, रहमान, रबम, रजियत, रोजा, रोजा, सद, सबूरी, सलार, सालार, सहू, सहू, साबित, सताब, शिताब, सहर, शहर, सुन्नत, सीख, शेख, हक, हक, हिजरी, हुजूरी, मलाल, हवाई, हाल, गोर। इसी तरह फारसी के अक्सर मुहावरे जो उर्दू के ज़रिए राइज हो गए थे उनके कलाम में मौजूद हैं। मसलन नौबत ज़दन, खबीर नौबत अपनी 10 दिन लियो बजाए, तेशा बरपाजन, पाँव कुल्हाड़ी मारिया मोर्ख अपने हाथ। हिंदी शोरा में 15वीं सदी की हिंदुस्तानी की सबसे मुस्तनद शक्ल हमें कबीर ही के कलाम में मिलती है। इस वक़्त तक खड़ी बोली राबते की ज़ुबान के तौर पर एक कुल हिंद हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। शायद यही वजह है कि कबीर के दोहे पूरब से लेकर पंजाब तक मकबूल थे, जिसका सबूत गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुक़द्दस किताब है, जिसमें कबीर के कलाम को बड़ी सेहत के साथ महफूज कर दिया गया है। ज़ुबान दहली पूरब और दक्कन के अलावा पंजाब में भी अपना घर कर रही थी। इसका बेन सबूत गुरु ग्रंथ साहब में शामिल गुरु नानक का कलाम है, जो जपजी के नाम से मौसूम है। लिसानी नुक्ताए नज़र से उनका ये कलाम इसी सिलसिले की कड़ी है जो नामदेव और कबीर जैसे संतों से शुरू होता है। यानी एक तरफ फ़ारसी अरबी के आम मरोजा अल्फाज की आमेज़श और दूसरी जानिब इन लिसानी असरात को कबूल करना जो दहली के सरजस्मे से फूट कर हिंदुस्तान में चारों तरफ फैल रहे थे। गुरु नानक का बेशतर कलाम उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी में है। कुछ अशार शेर की रवायती ज़ुबान ब्रिज भाषा में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो भी खड़ी बोली की हम गैरियत से न बच सके। बाज़ लिसानी खसूसियात झेल में दर्ज की जाती है। नंबर 1, उनके कलाम में पंजाबी के हरूफ अज़ाफ़त दा दी दे के साथ खड़ी के का की के इस्तेमाल किए गए हैं। सफ़ा नंबर 30 पर देखिएगा। नंबर 2, तौतील मुस्तवता की भी मिसालें मौजूद हैं। लिक के साथ लाख, पीछे के साथ पाछे, ऊपर के साथ ऊपर, डाल के साथ रे का इस्तेमाल, अफ़ाल में खड़ी और दक्कनी उर्दू की तरह विचारना, नक्सना, निकलता, बूझना। कदीम उर्दू में समझना के लिए बूझना का फ़ेल राइज रहा है। भावना, समावना, पितियाना। नंबर 5, वाला का लाहका माबाद का इर्तिका है। दक्कनी और उर्दू खड़ी हरियाणवी और ब्रिज में हमेशा हारा आया है, जैसे जानहार, पानहार वगैरह। कुछ ज़माइर भी मुश्तरक हैं, मसलन दिन, उन, दहली और उसके नवाह में अब तक राइज है। तेरे, मेरे, तेरी, हमरी, तुम्हारे, हमारा। अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ भी तलफ़्फ़ुज़ के हेर फेर के साथ बकसरत मिलते हैं। नमूना कलाम आवत को जाता कहीं जाते को आए, पर की कर अपनी कहीं अपनों नहीं भाया। मीठे को कड़वा कहें, कड़वे को मीठा, दाने को निंदा करें, ऐसा कलमा ही दीठा। मज़कूरा बालस्तूर से ये बात वाज़ा हो गई होगी कि बाबर की फ़तह दहली
بابر نے 1526 میں ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ قبل ہی شمالی ہند میں ایک رابطے کی زبان کا حیولہ تیار ہو چکا تھا۔ یہ زبان اس علاقے کی دوسری بولیوں کو متاثر کر رہی تھی۔ تغلقوں کے عہد میں دہلی کے بازاروں میں ہریانہ کی آبادی کا جمگھٹ تھا۔ لودھی دارالسلطنت کو دہلی سے اٹھا کر برج بادشاہ کے علاقے میں آگرہ لے گئے۔ بابر کا دربار لگا ہوا ہے، ایسے میں ابراہیم لودھی کا سر کاٹ کر سامنے لایا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی ہندی شاعر کیا اٹھتا ہے: 9 سے اوپر تھا بتسا، پانی پت میں بھارت دیسیا، 28 رجب سکرا بابر جیتیا ابراہیم ہاریا۔ یعنی تھی 8ویں رجب جمعہ کا دن تھا جب پانی پت بھارت دیش میں بابر جیتا اور ابراہیم لودھی ہارا۔ ان اشعار کی زبان کا تجزیہ کیجیے تو اس کی قدامت پر صاد کرنا پڑتا ہے۔ بتیسیا 32، دیسا دیس، 28 8ویں، رجب سخر 12 یعنی کہ شکروار جمعہ ہریانوی کی سودیات سے مطابق رکھتے ہیں۔ لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف محمد افضل کی بکٹ کہانی 12 ماسہ ہے۔ افضل کے سنہ پیدائش کا علم نہیں، لیکن ان کے انتقال کی تاریخ علی قلی کہاں والا داستغسانی کے فارسی شعراء کے تذکرے ریاض الشعراء میں، جس میں افضل کا ذکر بحیثیت فارسی شاعر کے کیا گیا ہے، 1035 ہجری مطابق 1625 عیسوی درج ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی کے سلسلے میں پہلا مستند اشارہ اکرم رہتی المختلس بخطبی کے 13 ماسہ میں ملتا ہے، جو 1143 ہجری مطابق 1730-31 عیسوی بھی افضل کے تقریباً 105 برس بعد لکھا گیا ہے، جس میں افضل کے بکٹ افسانہ اور اس کے وطن نارنول ہریانہ کا ذکر ہے۔ پریم قصہ ہوا ہے آخر یارو، 13 ماسہ بھی اس کے تام بچارو، 12 ماسہ ہوئے تھا اور سب کے 13 ماسہ ہوا جا کر کتب کے۔ بکٹ افسانہ کا ہے تو بھیا، دونوں کے تان جنا ہے دوئی میاں، اولیں افضل کے جس کا نانو گوپال، کیا ہے نارنولی صاحب جمال۔ افضل کے وطن کے بارے میں مختلف تذکرہ نگاروں نے پانی پت والا داغستانی، تھانسیر، تذکرہ آفتاب، عالمتاب قبل 1878، جھنجھونا خائم اور نارنول ہریانہ بتایا ہے۔ اس میں سب سے قدیم شہادت کی روح سے نارنول ہی اس کا وطن قرار پاتا ہے، اس لیے ہریانوی کے علاقے کا باشندہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ 1325 اشعار پر مشتمل یہ 12 ماسہ شمالی ہند کی اردو کا پہلا مربوط اور مسلسل کارنامہ ہے، جس میں 12 ماسے کی ہندوستانی روایات اور خسرو کی ریختہ گوئی کے تجربے دونوں کی آمیزش ملتی ہے۔ اس کی زبان ایک طرف برج بھاشا کے گیتوں کی زبان کی سرحدیں چھو لیتی ہے، تو دوسری طرف بعض اشعار اور مصرے خالص فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ افضل کے سامنے شمالی ہند میں اردو شاعری کی کوئی روایت یا نمونے نہیں تھے، بجز اس کے کہ وہ ریختہ گوئی کی اسلوب سے واقفیت رکھتا تھا۔ 1600 عیسوی تک دکن میں اردو شاعری کا جو سرمایہ جمع ہو چکا تھا، اس کا بھی اسے کوئی علم نہیں، اور ہوتا بھی کیوں کر اس لیے کہ اکبر اور جہانگیر جہاں کا زمانہ اس نے دیکھا، اس وقت فتوحات دکن میں مصروف تھے، اس لیے لشکریوں کی آمد و رفت کے علاوہ ہر قسم کے تہذیبی لین دین کے دروازے مسدود تھے۔ بکٹ کہانی کی زبان مجموعی طور پر ایک سیال لسانی کیفیت کی غماز ہے۔ اس کی بنیادی بولی تو کھڑی ہے، لیکن برج بھاشا اور فارسی نے اسے بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ اس کا لسانی تجزیہ کئی وجوہات سے ضروری ہے۔ بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج اور اودھی اور ہریانوی کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ مولف پنجاب میں اردو نے لکھا ہے، اس کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے۔ لسانی اعتبار سے افضل کی زبان کو جدید اردو سے قریب تر ہونا بھی چاہیے۔ دکنی اردو 13ویں اور 14ویں صدی کی زبان دہلوی ہے، جس کی اساس کھڑی بولی کے مقابلے میں جمنا پار کی ہریانوی اور میواتی راجستھانی بولیوں پر قائم ہے۔ دہلی اور اس کے نواح میں زبان کا یہ کینڈا 15ویں صدی کے وسط تک رہا۔ 1504 عیسوی کے قریب جب سکندر لودھی نے راجدھانی کو دہلی سے آگرہ منتقل کیا تو لسانی مرکز ثقل ہریانوی اور کھڑی کے علاقے سے برج بھاشا کے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ افضل کا تعلق اکرم روہتکی کی قدیم ترین شہادت کے مطابق قصبہ نارنول ہریانہ سے تھا، لیکن افضل کی زبان ہریانوی کے اس قدر بھی
اثرات نہیں رکھتی جس قدر کے اس عہد کے دکنی مصنفین محمد قلی قطب شاہ، وجیح غازی عبدل کی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کھڑی بولی عہد اکبری میں برج بادشاہ کے زیر اثر ایک ایسی لسانی کروٹ لے چکی تھی جس نے اسے جدید بنا دیا تھا۔ افضل کی بکٹ کہانی اس جدید اردو کا پہلا ادبی و لسانی نقش ہے۔ مجموعی طور پر افضل کی زبان سورداس کی برج اور کبیر داس کی سدھکڑی زبان کے برعکس کھڑی بولی کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جس کی تربیت آگرہ کے بازاروں میں ہو چکی تھی۔ بکٹ کہانی کی زبان پر فارسی کے علاوہ برج بھاشا کے بھی اثرات واضح ہیں۔ برج 15ویں اور 16ویں صدی میں ادبی زبان کی حیثیت سے نمایاں مقام حاصل کر چکی تھی، بلکہ کرشن بھکتی کی تحریک کے ذریعے شمالی ہند کے بڑے حصے میں مسلمہ ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ مزید یہ کہ افضل کو اپنے قیام متھرا کے دوران کرشن بھکتی کی زبان کا بھرپور تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ افضل نے اپنے 12 ماسے کے لیے ہریانوی کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے یہاں ہریانوی کی پٹ اس قدر بھی نہیں ملتی جیسا کہ بعد کے ہریانوی ادیب اکرم روہتگی کے 13 ماسے میں ملتی ہے، جو بکٹ کہانی کے تقریباً 100 برس بعد کی تصنیف ہے۔ ہریانے کے دوسرے مصنف اور لغت نگار عبدالواسع ہنسوی کی غرائب اللغات ہندوی بھی 18ویں صدی کے چوتھے دہے کی تصنیف ہے۔ اس کی زبان جس کی تصحیح خان آرزو نے 1751 عیسوی میں نوادر الفاظ کی ہے، اور افضل کی زبان میں خاصا فرق ہے۔ غرائب اللغات ہی کو زیت، حائیت اور غیر حائیت اور عنفیت بکٹ کہانی میں نہیں پائی جاتی۔ الف صوتی خصوصیات: نمبر 1 تطویل مسوتہ، ہنسی پاتی پتر خط۔ نمبر 2 لام پر رے کو برج کے زیر اثر ترجیح، گھرکل گلا، گاری کالی، سانولا، جھرنا جلنا، ڈارنا ڈالنا۔ نمبر 3 عربی فارسی اصوات کا ہندی تلفظ، لرزہ داغ۔ صرفی خصوصیات: اسماء ضمیر تئیں، تو، تمری، تمہاری، تمن، تم، ہوا، میں محمد قلی قطب شاہ کی ریختوں میں ملتا ہے اور خالص برج ہے۔ ہمن، ہم، کنیا، کسی۔ نمبر 2 آں کی جمع کی بعض مثالیں: دھوپاں، دھوپ کی جمع سیراں، سیر کی جمع بکٹ کہانی میں عام طور پر جمع واں سے بنائی گئی ہے۔ نون کی جمع جو برج بھاشا میں رائج ہے صرف کہیں کہیں ملتی ہے۔ پگن، پگ، پاؤں کی جمع۔ نمبر 3 افعال کے صرف بعض شکلوں میں برج کے اثرات نمایاں ہیں: بھئی، ہوئی، روت، سلگت، بھرت، مرت، دیکھن، ہنسن، کھیلن، کتیا، کیا، کینا، کیا، دنیا، دیا کی شکلیں بھی مل جاتی ہیں۔ کتیا دکنی اردو میں عام رائج رہی ہے۔ نمبر 5 افعال کے مصادر جدید اردو کے برعکس واو کے اضافے سے بنائے گئے ہیں۔ اونا، بھاونا، شرماونا یہ ان سے ماخوذ افعال کی دیگر شکلوں میں بھی ملتا ہے۔ ایسے افعال 18ویں صدی کے وسط بلکہ اس کے بعد تک رائج رہے ہیں۔ نمبر 6 حروف کی بعض قدیم شکلیں ملتی ہیں جن میں سے بیشتر برج بھاشا کی ہیں۔ سوں، سین، سیتی، کوں، اجھوں، کت، کہاں، منہ، میں، کہا، کیا، کہلیو، کب تک، کہاں، لگ، کہاں تک، کہوں، کہیں۔ نمبر 7 پنجابی کا صرف ایک کا حرف دو بار استعمال ہوا ہے۔ نال 7 پیا کے نال بیٹھیں ساریاں سب، بجاویں دف پیا کے نال ساری۔ نمبر جیم نحوی خصوصیات: ایک آدھا مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ اگر اسم مونس جمع ہے تو صفت بھی جمع لائی گئی ہے، جیسے پیا کے نال بیٹھیں ساریاں سب، بعالم پھولیاں پھلواریاں سب۔ اس خصوصیت کا سلسلہ 18ویں صدی کے وسط تک چلتا رہا۔ اسی زمانے کی تصنیف خالق باری جو امیر خسرو سے منسوب ہوتی ہے آئی ہے، لیکن جس کا اصل مصنف محمود شیرانی کے خیال میں ایک گمنام ملائی مکتب ضیاء الدین خسرو ہے، جس نے حفظ اللسان کے نام سے نصاب سبیان کے طور پر اسے عہد جہانگیری میں 1031 ہجری مطابق 1621-22 سنہ عیسوی میں چند کلمات عربی و فارسی بزبان ہندی گوالیاری کے درباب روزہ مرا رانا گزیر است ترتیب دیا تھا۔ خالق باری کی زبان افضل کے 12 ماسے کی زبان سے خاصی مختلف ہے۔ ضمائر اور افعال کی بھی اب بعض ایسی شکلیں ملتی ہیں جو دکنی اردو میں تو ملتی ہیں لیکن شمال میں انہیں متروک ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ صوتی خصوصیات: تطویل
तत्वील मसवता की मिसालें भी मिलती हैं। पाटी, पट्टी, बाग, पग, चाखना, चखना, किली, किली, कली, बेली, बिल्ली, बिच्छू, बिच्छू, पाथर, पत्थर, मोकी, मकी, कोता, कुत्ती, कुत्ता, चालनी, छिलनी, माटी, मिट्टी, काली, काल, कल। नंबर 2, मसवतों को अंजियाने का रुझान कसरत से मिलता है। चमकना, हंसना, चांदनी, कहनी, कहनी, ताना बाना, ताना बाना, तू कू, पाने, रोक यानी रोक। नंबर 3, हाय मखलूत, नफसी आवाज़ों का इस्तेमाल किल्लत से हुआ है, जैसे भूख, मूर्ख, मूर्ख, पढ़ना, पढ़ना, टेढ़ी, टेढ़ी यानी टेढ़ी, चोला, चोल्हा। और नंबर 4, गैर ज़रूरी हकारियत, नफ्सियत की मिसालें भी मिल जाती हैं। पालखी जैसे पालकी। नहवी खुसूसियात, ज़माइर की हस्ब ज़ेल शक्लें काबिल तवज्जो हैं। नंबर 1, वाहिद मुतकल्लम के लिए ब्रिज गवालियारी के हूँ का इस्तेमाल। ख्वाहिम गुफ्त कहूँगा हूँ, ख्वाही गुफ्त कहेगा तू, ख्वाहिम रफ्त जाऊँगा हूँ, ख्वाही रफ्त जावेगा तू, ख्वाहिम निश्त बैठूँगा हूँ, ख्वाही निश्त बैठेगा तू, ख्वाहिम जद हूँ मारूँगा, ख्वाही जद तू मारेगा, तू मारेगा, ख्वाहिम दीदू दीद दौड़ूँगा हूँ, ख्वाही दीद दौड़ेगा तू। यह तवील इक़्तिबास देने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि एक तो हूँ के तलफ़ुज़ का बरोज़ने तू यकीन हो जाए, मज़ीद के अनफी तों की ज़मीर वाज़ा हो जाए। ज़िमनन वाव से मुरक्कब अफ़ाल की शक्लें नुमायाँ हो जाती, जावेगा, दोवेगा, ले देवेगा वगैरह। ज़माइर की दीगर शक्लें जो खालिक बारी में मिलती हैं ये हैं। आपस यानी आप, तू, तू। नंबर 2, अफ़ाल में इमदादी फ़ेल के तौर पर आहे, है बकसरत इस्तेमाल हुआ है। आहे, मगज़ आहे, गोद गलीम, अस्त कामली, रेद लेद घोड़े की आहे। नंबर 3, माजी मुतलक की तरकीब, अलफ के अलावा या के साथ भी मिलती है, जैसे तराब गुफ्तम में तुझ किया, कुजा बमंदी तू कतरिया। नंबर 4, जियोना और पियोना मसादिर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। खालिक बारी की ज़ुबान इन्फिया, तख़फ़ीफ़, मसवता और मशद्दद अल्फाज के नुक्ते नज़र से माइल बक़दामत है, लेकिन यह फ़र्क इस अहद के एक लुगत नवेस और शायर की ज़ुबान का फ़र्क है। दरअसल किसी ज़ुबान के इर्तिका की दास्तान का इन्हसार उस ज़ुबान के अहद के तहरीरी अदब पर होता है, जो उस अहद की बोलचाल की ज़ुबान से बहर सूरत मुख्तलिफ होता है। लेकिन तारीख़ी लिसानियत के माहिर का यही कुछ सरमाया होता है जिससे वो लिसानी नताइज का इस्तेमाल करता है। 17वीं सदी ख़त्म होते होते हमें उस अहद की अवामी ज़ुबान की सबसे बड़ी दस्तावेज़ यानी रोशन अली के आशूर नामा से साबिका पड़ता है, जिसे उसने सहारनपुर यानी ठेठ खड़ी बोली के इलाके में बैठकर लिखा था। आशूर नामे की ज़ुबान 17वीं सदी ईस्वी के अवाखिर की वो अवामी ज़ुबान है मगरबी उत्तर प्रदेश के बालाई दोआब में राइज थी। बालाई दोआब आज 4 अजला पर मुश्तमिल है। शुमाल से चलिए तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और नवतेरा शिदा ज़िला गाज़ियाबाद, जो पहले ज़िला मेरठ में शामिल था, मिलते हैं। रोशन अली एक मिलाए मकतब और कम सुवद तक बंद है, जो फ़ायदा आम और ज़ाती सवाब की खातिर वाक़ा करबला को मंजूम करने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़ुबान को कहीं भी रेखता नहीं लिखता, बल्कि हिंदी ज़ुबान, ज़ुबान हिंदवी और ज़ुबान हिंदुस्तानी में बोला आया शेर के नाम से याद करता है। सूती खुसूसियात। नंबर 1, सूती नुक्ता नज़र से आशूर नामे की सबसे नुमाया खुसूसियत रवायती कवायद की इस्तिलाह में हर्फ को साकिन से मुतहर्रिक बना देना है, जिसे इज़ाफ़ाई मसवदा कहा जा सकता है। शक्ल, रहम, नज़म, असले, काफिया, दिल, तिफ़ल, मिसर, अक्ल, ज़िक्र, शनाख्त वगैरह। तख़फ़ीफ़ मसवदा की मिसालें भी मिलती हैं, तो लाब जैसे तालाब, जनावर जैसे जानवर। नंबर 2, इसके बरअक्स कभी कभी पंजाबी लहजा के मुताबिक तख़फ़ीफ़ मसवदा का रुझान भी मिलता है, जिसे मुतहर्रिक को साकिन कर देना कहते हैं। सिफ़त, जर, तरफ, अरफ, कसम, तलफ़्फ़ुज़ात का इल्तिज़ाम हर जगह ज़रूरी नहीं। दूसरी जगह सिफ़त, बारह और मिसर भी मिलते हैं।
नंबर 3, एक और अहम सूती खसूसियत मुस्वतों का इन्फी कर देता है जो कदीम उर्दू में आम तौर पर पाई जाती है और जिसे अक्सर मुरतब इमला की गलती ख्याल करते हैं। मनासी रेख्ता और मुतकदमीन शाराए उर्दू के यहाँ भी कसरत मौजूद है। फातिमा, काफिया अया, सुना काफिया बयां, सुना कहाना, काफिया पन्हा, कहना कूच दर कूच, ना वकाफिया उस्मा, दिया दिया, नाना। नंबर 4, इसके बरक्स अनफी मसवतों को गैर अनफी बता देने का रुझान भी जा बजा मिलता है। इन्फियाने की मानिद गैर अनफी बनाने का रुझान भी शोरसेनी अभ्रंश की देन है। कावा, कुआं, माँ दोनों लफ्ज इसी इमला के साथ किस्सा महरूज दिलबर में भी मिलते हैं। 1754, बल्कि माँ यानी कि तू मेर अमन 1802 तक के यहाँ मौजूद है। नंबर 5, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ मुशद्दद अल्फाज के कसरत इस्तेमाल की वजह से अज़लाए मुशद्दद कहे जाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ याद रखेगा, इन्हें अज़लाए मुशद्ददा कहे जाते हैं। कुल इब्ने ज़ियाद, हुर जगह, दूसरे मकाम पर जागा भी आया है। इतनी। नंबर 6, कदीम उर्दू की एक आम खसूसियत यह है कि उसमें दरमियानी गिरा दी जाती है और नफसी आवाज़ें अपनी हे खो देती हैं। आशूर नामा में ये दोनों खसूसियातें बकसरत मिलती हैं। तोई, तू ही, नहीं, दो, वो, काफिया दो का, कहाँ सीटी आएगा, कहाँ होएगा, साथ, हाथ, चलनी छिलनी। इसके बरक्स हाय जायदा की मिसालें भी मिलती हैं। तड़पना, धोखा, मुहरी, मोरी। सरफी खसूसियात। नंबर 1, अस्मा के सिलसिले में सबसे काबिल जिक्र बात सिगा जमा से ताल्लुक़ रखती है। आशूर नामा में आ से मुरक्कब सिगा दखनी उर्दू के बरक्स सिर्फ अरबी फ़ारसी अल्फाज के मिलते हैं। मसलन मुरसला, शहीदा, मर्दमा, सवारा, देनादारा, जालिमा, काफरा, कोफिया, मोमना, कदरता, मोजिया, मलका, मलाइक। ये सब लफ्ज़ मुफरद आए हैं। सिर्फ एक हिंदी लफ्ज़ है जिसकी जमा आ से बनाई गई है। पखाला, शेर 21 बाकी हर जगह हिंदी अल्फाज की जमा वहाँ के अजाफे से बनाई गई है। इनके अलावा फ़ारसी अल्फाज की जमा भी अक्सर वहाँ से मिलती है। मसलन शहीदूँ, गुनाहों, कूफियों की जमा जो दक्कनी उर्दू की आम खसूसियत है। 17वीं सदी के इख्तिताम तक वहाँ की जमा के लिए जगह खाली कर देती है। नंबर 2, तज़कीर और तानीस के सिलसिले में आशूर नामा की ज़ुबान जदीद उर्दू से अक्सर मकामात पर मुख्तलिफ है। मसलन अरबी के ताए तानीस पर ख़त्म होने वाले ज़ेल के अल्फाज रोशन अली ने मुज़क्कर बांधे हैं। खिलाफत, मसलिहत, सुकूनत, शहादत, ज़ियारत, क़यामत, बशारत, रिफ़अत। इनके अलावा ज़ेल के अल्फाज भी मुज़क्कर इस्तेमाल हुए हैं। खलक, तस्दीक, खबर, फ़िक्र, मुजर, निदा, जफ़ा, जज़ा। नंबर 3, आशूर नामे के बेशतर इस्माई ज़मीर मौजूदा उर्दू के मुताबिक अलबत्ता चंद ऐसे हैं जो कदीम उर्दू की बाक़ियात के तौर पर न सिर्फ इस अहद में बल्कि 18वीं सदी ईस्वी के मुसन्निफ़ीन तक के यहाँ पाए जाते हैं। हमना, हमारे, हमन, हम, तुमरी, तुम्हारी, ताई, तू, तिमन, तुम, हम, हमारे। मसलन हम पास, वो दो के साथ काफिया, दे जमा वो, उन्हों को, उनको, उन्हें, उनने, आपस, अपने, कू, तम, तुम, काफिया, हम और जम हरियाणवी और खड़ी का आम तलफ़ुज़। दिन, उन, ये जमा। नंबर 4, आशूर नामे के अफ़ाल की शक्लें कम व बेश वही हैं जो 18वीं सदी के निसब अव्वल तक राइज रही और आज भी अवामी ज़ुबान में सुनी जा सकती हैं। हर चंद फसी तस्लीम नहीं की जा सकती। लेवे, होवे, चोवे, दियो, लियो, हेगा, करूँ हूँ, रोवी हूँ। आवता फ़ेल की एक कदीम शक्ल जो 18वीं सदी में मतरूक हो गई थी। अथा, था और अथी, थी है। यह आशूर नामा में शाज मिल जाती है। प्रोफेसर मसूद हुसन रिजवी के मुताबिक ये उस अहद के मनासी रेख्ता में बिल्कुल नहीं मिलती। बाज़ औक़ात रोशन अली बोलियों के अफ़आल का भी इस्तेमाल करता है। मसलन हज़रत मोहम्मद जिब्राइल से पूछते हैं, अबा बकर और उमर उस्मा होवें? फरिश्ते ने बोला, कोई ना होवें।
में ब्रिजभाषा में होंगे। हरों पर मुतलिक फेल। नंबर 1 उनकी खास शक्लें हस्ब झेल हैं। आगा आगे, भीतर काफिया सख्तर, किधई कभी, लक तक, ताएं इतना, इता इतना, कीते कितना, मने मी, सू से, मुंह में, ने से, सीती से, सिती से, इन्नी इतनी, कुन कु कु को, इते इतने, भूत बहुत। इनमें से मन्ने ते बहुत मरासी रेखता में नहीं मिलते। नंबर 2 इजाफत और वाव इतफ हिंदी और फारसी अल्फाज के दरमियान लाए गए हैं, लेकिन बहुत कम। फ़रंग के लिहाज से आशुनामे की ज़ुबान खासी जदीद है। मतरूक हिंदी अल्फाज की जो कसरत दक्कनी उर्दू के अदीबों के यहाँ मिलती है, इसका यहाँ फुकदान है। बिकट कहानी की तरह फारसी के अल्फाज की आमेजिश से भी आ रही है। ये एक अवामी खड़ी बोली का रूप है जिसका मालवा की मालवी बोली से दूर का भी वास्ता नहीं। मौजूदा उर्दू के नुक्ताई नज़र से हस्ब झेल मतरूक अल्फाज काबिल तवज्जो है। गुप्त, परघट, अधिक, सरसा, परेशान, जियो, अचरज, निरंकार, ठोर, बचन, खेत, मैदान जंग, बहू, औरत, अगन, अनार, औरत, मंस, मंशिया, मिर्ग, हिरन, अलेखा, अकेलिका, अकेला, नीर, पानी, मरमा, भेद, जनावर, जानवर, कबीला, घरवाली, खिलाफत, खिलाफत, बयानवार, तफसीलवार। ये लफ्ज़ बार बार आया है। अजूब, अजब, बगाल, बगल, तगा, तागा, चालाकी, रक्का, खून, रोपना, सामने करना, जहीर, लागर, दुखी। ये लफ्ज़ बार बार आया है। शोरशार, हंगामा, शफा, साफ, गफलत। नहवी खसूसियात। नहवी एतबार से आशुनामा की ज़ुबान पर फारसी इस कदर असरअंदाज नहीं जिस कदर करबल का था या मरासी रेख्ता की ज़ुबान में मिलती है। ने फाइली का इस्तेमाल बेतरतीब तौर पर मिलता है, कभी महजूफ है। मैं मेहनत से पाला था दिल ख्वा को, कभी मौजूद है बहुत से दलासा खलीफा ने की। नंबर 2 अलामत मफऊली को भी हज़फ कर दिया जाता है, मसलन मुझको। रोशन अली ही के मुअस्सर इस्माइल अमरवी में है, जिनका साल वफात 1711 मुतय्यन किया गया है, जिनसे 2 मसनवियाँ यादगार हैं। वफातनामा बीबी फातिमा और मौजज़ाए अनार, जिनका सन तसनीफ़ अली तरतीब 1692 ईस्वी और 1708 ईस्वी है। इस्माइल अमरोही के रहने वाले थे, लेकिन बसिलसिला मुलाजमत उनका दक्कन औरंगाबाद में क़याम 20-25 साल तक रहा था। हरचंद मसनवी के मुरतब नाइब हुसैन नकवी ने उन्हें दिल्ली की 2 कदीम तरीन मसनवें कहा है। उन्हें इस वक्त तक रोशन अली के आशुनामा का इल्म नहीं था। ताम लिसानी एतबार से उनका सिलसिला औरंगाबादी उर्दू से मिलता है, न कि शुमाली उनकी ठेठ उर्दू से। इसलिए लिसानी एतबार के इस्तंबात के लिए उसकी ज़ुबान को मुस्तनद नहीं माना जा सकता। बस इस्माइल अमरोहा का बाशिंदा होकर चे तखसीसी का इस्तेमाल करता है, मसलन इसखाच यानी उसका ही। कहीं चे के बजाय जीम का भी इस्तेमाल है, जो उसी के गुजराती शक्ल बराए ताकीद है। रोशन अली की तरह उसके यहाँ वहाँ की जमा भी मुतय्यन नहीं हुई है, इसलिए आ की जमा का खासा इस्तेमाल है। माजी की कदीम शक्लें लाइया, ढूंढिया, पाइया, जाइया, आइया, खाइया, तोड़िया वगैरह मिलती हैं, जिनसे उस अहद की ज़ुबान दहली आरी हो चुकी थी। यही सूरत अस्माए ज़माइर और अक्सर हरूफ की है, इसीलिए हमने इस्माइल की ज़ुबान का अपने तज्ज़िये के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल गैर ज़रूरी समझा। इस्माइल की इन मसनवियों की मौजूदगी से बहरहाल एक अमर मुसलम हो जाता है कि अहद आलमगीर के औरंगाबाद और शाहजहांआबाद दहली की ज़ुबान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसलिए एक शायर जिसकी जवानी की सारी उम्र आलमगीर के लश्करी की हैसियत से नवाह और आबाद में गुजरी, वो जब अपने वतन अमरोहा में बैठकर जो खालिस खड़ी और मयारी उर्दू के ज़िला मुरादाबाद का एक मुरद्दम खेज़ कस्बा है मसनवियाँ लिखता है, तो उसे ये एतमाद है कि अपनी शायरी के लिए जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहा है वो शुमाली हिंद के अदबी हलकों में शर्फ़ कबूलियत पा सकेगी। गैर शऊरी तौर पर वो बहुत से ऐसे अल्फाज और कवायद की शक्लें लिख जाता है जिन्हें वो वली की रवायत शेर के मुताबिक समझते हुए शुमाल और दक्कन दोनों मकामात के मुहावरे के मुताबिक समझता है।
اور یہ اسی پر کچھ نہیں موقوف دہلی کے متقدمین شعرائے اردو آبرو فائز حاتم ناجی اور یکرنگ کب ولی کے معاف کیجیے گا ولی کے لسانی اثرات سے محفوظ رہے، حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے زندگی کے ایام دہلی کے باہر نہیں گزارے تھے۔ 17ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے عہد عالمگیری کے ایک اور مصنف شاہ سید برکت اللہ پیمی مارخوری کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ان کے ہندی کلام کا مجموعہ پیم پرکاش سن تصنیف 1698 عیسوی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر دوہے اور قبت ہیں جو روایتی زبان شعر برج میں لکھے گئے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے بمقتضائے زمانہ چند ریختے بھی لکھے جو صاف اس زبان میں ہیں جو افضل کی بیکٹ کہانی میں استعمال کی گئی ہیں۔ گھر تج کے جہاں جنگل میں پری تب سمجھ پری، گھر تج کے جہاں جنگل میں پری تب سمجھ پری، تن من میں پیم کی آگ بھری تب سمجھ پری، موجوں کے فیر کو جو دلے غیر پوجتا، جب سندھ کے بھنور میں بری تب سمجھ پری، تاکیا جو مخملی و غدگر سیج چھوڑ کے، جب اینٹ زیر سیز دھری تب سمجھ پری، جت تت بھرے سے من کو تسلی نہ کچھ بھئی، جب دل کی کیل مانجا ری تب سمجھ پری، کنجے خفی میں وصل ہوئی فکر غم نہ تھا، جب حیا میں لگائی چھری تب سمجھ پری، پوجا نہ عشق بازے خرد راہ پیم کا، جب عشق سد بدھ ہری تب سمجھ پری۔ شاہ پیمی کا مذکورہ بالا ریختہ بریج کے لہجے کے باوجود پری یعنی پڑی، اری، اڑی، جت، تت، ہری کھڑی کے سانچے میں ہے۔ ان کے ریختوں کا تجزیہ کیجئے تو وہ زبان کے حسب ذیل مرکبات کی شکل میں ملتے ہیں۔ نمبر 1 کھڑی بولی عربی فارسی الفاظ ہیں۔ نمبر 2 برج بھاشا فارسی کے مصرے نسب مصرے۔ نمبر 3 کھڑی بولی پلس فارسی کے مصرے یعنی نسب مصرے۔ ان ریختوں کے لیے غزل کی حیت استعمال کی گئی ہے، یعنی مطلع ہے، قافیہ ردیف کا التزام ہے اور آخر میں مقطع ہے۔ بہر بھی اردو فارسی کی ہے، ایک ریختہ مستزاد میں بھی ہے۔ 1700 عیسوی تک ریختہ کی شکل میں کھڑی بولی اردو کا ادبی ارتقاء ہو چکا تھا۔ شاہجہاں کی 1648 عیسوی میں آگرے سے دہلی واپسی کے بعد زبان دہلی کو مہمیز لگتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اورنگزیب فتوحات دکن کی تکمیل کے لیے دارالسلطنت کو عملی طور پر اورنگ آباد لے گیا اور زندگی کے آخری 20-25 سال وہاں اس طرح گزارے کہ 1707 عیسوی میں دکن ہی کی خاک کا پیوند ہو گیا۔ اس کے فتح بیجاپور یعنی 1686 عیسوی اور گولکنڈہ یعنی 1687 عیسوی کے بعد دکن اور شمال کے منقطع تہذیبی رشتے ایک بار پھر استوار ہو گئے۔ ولی اورنگ آباد سے چل کر 1700 عیسوی میں دہلی آئے۔ سراج اورنگ آبادی اور اسماعیل امروہوی جیسے سینکڑوں خاندان اشخاص اورنگ آباد جا کر بس گئے یا طویل مدت وطن سے دور وہاں ملازمت میں گزاری۔ اس زمانے میں اورنگ آباد اور شاہجہاں آباد دہلی میں ادباء اور شعراء کی اس قدر آمد و رفت تھی کہ لسانی اعتبار سے اورنگ آباد دہلی کا ایک محلہ سا معلوم ہوتا تھا۔ کچھ تعجب نہیں کہ دہلی کے متقدمین نے بار بار ریختے اور معشوق دکن کا ذکر کیا ہے۔ دخنی پسر کے زخم حمائل کو سر کٹا، بولا کہ میں کتا ہوں تیرا اور گلے پٹا، آبرو خوگر نہیں ہم یوں ہی کیا کچھ ریختہ گوئی کہ معشوق جو ہے اپنا باشندہ دکن کا تھا میر تک میر۔ آئیے اب ہم اس دخنی پسر اور باشندہ دکن کی زبان کی جانب رجوع کریں جس نے 1720 عیسوی میں ولی کے دیوان کی آمد کے بعد شاہجہاں آباد کے ایوانوں اور گلی کوچوں میں تہلکہ سا ڈال دیا۔ دکن میں اردو تاریخی پس منظر پڑھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ہمیں اپنی سپورٹ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ کا میزبان ماجد رشید رشیدی۔